का हमारा मैनेजमेंट का कोड 17 यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन के लिए सिलेबस चल रहा है, राइट। और आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए, एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन में क्लियर करने के लिए एक डाउट क्लियरिंग क्लास रखी जाएगी। सो आज हमारी 5th क्लास है, हमारी यूनिट 2 ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की। इससे पहले वाली क्लासेस चेक करने के लिए आप लिंक्स चेक कर लो, आपको डिस्क्रिप्शन में सब गिवन है। एंड गाइज यूनिट 1 जर्नल मैनेजमेंट भी हमारे साथ में चल रही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज जो हमारा टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। देखो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की थ्योरी जो आपकी यूनिट है ना, इसमें बहुत सारी थ्योरीज आएंगी आपको, लर्निंग की, पर्सनैलिटी की, मोटिवेशन की, राइट। आज हम ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरी, बिहेवियर की थ्योरी से शुरू कर रहे हैं। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्लासिकल, नियो क्लासिकल एंड मॉडर्न। आज हम सिर्फ क्लासिकल करेंगे। देखो गाइज, अगर थ्योरीज आपने एक बार कर ली ना तो आपका ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि आप एक बार में ही ऐसे कर लो ताकि आपको पूरी लाइफ टाइम ये थ्योरीज याद रहें। तो हम आज जितनी भी थ्योरीज करेंगे वो क्रक्स पॉइंट से और बहुत धीरे धीरे करेंगे, राइट। आज हम करेंगे क्लासिकल, जिसके आगे 3 सब पार्ट्स हैं। ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी जो मैक्स वेबर ने दी थी, साइंटिफिक थ्योरी जो टेलर ने दी थी, एंड प्रोसेस मैनेजमेंट थ्योरी जो फयोल ने दी थी, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी होती क्या है? देखो हमने देखा क्लासिकल, नियो क्लासिकल 2 हैं। क्लासिकल होता क्या है? क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी इज बेस्ड ऑन बिलीफ दैट वर्कर्स ओनली हैव फिजिकल एंड इकोनॉमिक नीड्स। ये थ्योरी क्या बिलीव करती है कि वर्कर्स की सिर्फ क्या नीड्स होती हैं? फिजिकल एंड इकोनॉमिक। मतलब या तो उनको अपनी सेफ्टी चाहिए, खुद की फिजिकल नीड्स चाहिए कि उनकी पूरी वहाँ पे सेफ्टी होनी चाहिए, और इकोनॉमिक नीड्स क्या है कि उनको रेम्यूनरेशन, सैलरी उनकी अच्छी हो। इट डज नॉट टेक इन टू अकाउंट सोशल नीड्स। ना तो ये सोशल नीड्स को अकाउंट करता है, ना ही ये जॉब सेटिस्फैक्शन को। तो इसका मेन क्रक्स पॉइंट क्या है कि क्लासिकल थ्योरी आपकी किससे रिलेट करेगी? जो सिर्फ फिजिकल एंड इकोनॉमिक नीड्स को देखती है बट सोशल एंड जॉब सेटिस्फैक्शन को नहीं देखती, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। क्लासिकल की फर्स्ट टाइप क्या है? ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। देखो ब्यूरोक्रेटिक, इसका नेम से पता लगता है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ बनी हुई हो। ऐसी थ्योरी जो सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस पे फोकस करती हो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेटिक। ये किसने दी थी? मैक्स वेबर ने, हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने नोट्स में नोट करो। हु इज द फादर ऑफ ब्यूरोक्रेसी? मैक्स वेबर, क्योंकि उन्होंने ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी दी थी। देखो ब्यूरोक्रेसी वर्ड का मीनिंग क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रोसेस एंड प्रोसीजर, कि आपने किस प्रोसेस में, किस प्रोसीजर में, किस हायरार्की में काम करना है, वो सारी क्या होती है? ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी किससे रिलेट करती है? जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन इज वन दैट हैज़ अ हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, जिसमें एक प्रॉपर प्रोसीजर, प्रोसेस होगा, हायरार्की होगी अथॉरिटी की, वर्क की, एक स्टैंडर्ड होंगे आपके प्रिंसिपल्स में, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। देखो मेन ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी किस पे फोकस करती है? जितनी भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस है, प्रोसीजर्स है, पॉलिसीज है, वो सारे हायरार्की में होंगे, राइट। फीचर्स क्या है इस थ्योरी के? फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर। फीचर्स क्या क्या है? देखो फर्स्ट फीचर इज डिवीजन ऑफ लेबर। हमने प्रिंसिपल्स किए थे फयोल के 14 प्रिंसिपल्स लास्ट क्लास में, राइट। याद है सबको? उनमें से ही आई है। देखो डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? मतलब क्या है कि एक जॉब को आप सब जॉब्स में डिवाइड कर दो और लेबर को जो उसमें स्पेशलाइज्ड है या जिसमें स्किल्स ज़्यादा हैं उस हिसाब से उनको वर्क प्रोवाइड करो। नेक्स्ट इज हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, राइट। जो सुपरवाइजर्स है वो सबॉर्डिनेट्स को अथॉरिटी देते हैं। तो इस थ्योरी के थ्रू क्या बताया गया कि इस थ्योरी में हायरार्की होनी चाहिए आपकी अथॉरिटी में। फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स, कोऑर्डिनेशन के रूल्स होने चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑर्गेनाइजेशन रखनी है, ठीक है। इम्पर्सनैलिटी, इम्पर्सनैलिटी होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह की बायसनेस नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आपको किसी पर्सन को हायर करना है, प्रमोट करना है, तो वो उसके स्किल्स के बेसिस पे होगी, ना कि फेवरेटिज्म के बेसिस पे, राइट। एंड द 5th वन इज फॉर्मल सिलेक्शन। फॉर्मल सिलेक्शन क्या होता है? फॉर्मल सिलेक्शन एक टेक्निक है मेंबर्स को सिलेक्ट करने की। किसके बेस पे? ट्रेनिंग के बेस पे, क्वालिफिकेशन के बेस पे और एजुकेशन के बेस पे, ठीक है। ये मैक्स वेबर की फीचर्स थी। सबसे पहले डिवीजन ऑफ लेबर हो, हायरार्की होनी चाहिए अथॉरिटी की, रूल्स होने चाहिए, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो, ठीक है। इम्पर्सनैलिटी मतलब कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए और फॉर्मल सिलेक्शन होनी चाहिए। प्रिंसिपल्स क्या है आपकी ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी के? फर्स्ट इज अथॉरिटी हायरार्की, ये हमने रूल्स में भी देखा है कि आपकी हायरार्की अथॉरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस, डिवीजन ऑफ लेबर, करियर ओरिएंटेशन, कि आपके जो वर्कर्स है वो करियर ओरिएंटेड होने चाहिए।
इम्पर्सनैलिटी मतलब बायसनेस नहीं होनी चाहिए, फॉर्मल सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। इनको एक बार चेक करते हैं क्या है। अथॉरिटी हायरार्की क्या है, देखो ऑफिसर्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन हायरार्की इन विच हायर ऑफिसर्स कंट्रोल्ड बाय लोअर पोजीशन होल्डर, मतलब टॉप टू जब हम बॉटम पे जाते हैं तो हमारी क्या होती है, अथॉरिटी। दैट इज सुपीरियर कंट्रोल सुबॉर्डिनेट्स, हमने पीछे भी देखा कि सुपीरियर इनको कंट्रोल करेंगे सुबॉर्डिनेट्स को, ठीक है। ये होती है आपकी अथॉरिटी हायरार्की। नेक्स्ट इज फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो रूल्स हैं आपके लॉ लेड्स टू इम्पर्सनैलिटीज इन पर्सनल रिलेशन, मतलब जो आपके रूल्स हैं वो आपके एक्शंस हैं एम्प्लॉयज़ के, वो सारे प्रॉपर होने चाहिए और उनमें कोऑर्डिनेशन बनाने वाले होने चाहिए। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ लेबर, कि जब हम जॉब को डिवाइड कर देते हैं सिंपल वर्क में और लेबर की स्पेशलाइजेशन के हिसाब से उसको वर्क प्रोवाइड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। एंड नेक्स्ट इज करियर ओरिएंटेड, करियर बिल्ड होना चाहिए ना आपके एम्प्लॉयज़ का, मतलब जो भी वर्क कर रहे हैं वो एक फिक्स सैलरी के लिए और अपना करियर भी ऑर्गेनाइजेशन में बनाए, मतलब करियर ओरिएंटेड होने चाहिए। नेक्स्ट इज इम्पर्सनैलिटी, मतलब बायसनेस और फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, सिलेक्ट करते हुए, उनको प्रमोट करते हुए। एंड द लास्ट वन इज़ फॉर्मल सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो आपने ट्रेनिंग दी, आपने एजुकेशन दी, उस फॉर्मल प्रोसेस से क्या होना चाहिए, उनकी सिलेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। अभी हमने थ्योरी में देखा क्या है, थ्योरी के फीचर्स क्या हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। अभी क्रिटिसिज्म भी है इस थ्योरी का। देखो सबसे पहले क्रिटिसिज्म तो हमने फर्स्ट पेज पे एनालाइज कर लिया था कि ये सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखती है, मतलब ये उनके सिर्फ फिजिकल एंड इकोनॉमिक नीड्स को देखती है बट सोशल नीड्स को नहीं देखती। तो इसका फर्स्ट क्रिटिसिज्म क्या है कि ये उनके सोशल नीड्स को और उनकी सेटिस्फेक्शन को नहीं देखती, ये सिर्फ अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस पे फोकस करती है और उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस इनफ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल ग्रुप्स पे कोई नहीं इन्होंने फोकस किया हुआ है, मतलब इनफॉर्मल ग्रुप जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में बनते हैं, जो रिलेशंस बनते हैं, राइट, जो कम्युनिकेशन के रिलेशंस बनते हैं वो नहीं बने हुए, उसके कारण ही प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता और प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। ये भी इस थ्योरी का ड्रॉबैक है, ठीक है। लिमिटेड स्कोप हो जाता है आपके ह्यूमन रिसोर्स का, ठीक है। इसमें लॉट ऑफ पेपर वर्क होता है इस थ्योरी में, ध्यान रखना, इसको क्रक्स पॉइंट में लिखो कि इस थ्योरी में बहुत सारा पेपर वर्क होता है, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग में भी डिले होता है, क्यों, क्योंकि आपके पास जस्ट एक हायरार्की है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनको ही फॉलो करके आप कम्युनिकेट कर सकते हो, दैट इज अथॉरिटी की प्रॉपर हायरार्की है, ठीक है। एंड अवर सेकंड थ्योरी इज साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। ब्यूरोक्रेटिक बिल्कुल ईजी थी, अभी साइंटिफिक देखो। सबसे पहले ये दी किसने थी, साइंटिफिक थ्योरी इज गिवन बाय is Taylorized by F.W. Taylor. It is attempted to find out the most efficient way of performing any job. ये थ्योरी किस पे काम करती है, नॉट हार्ड वर्क बट स्मार्ट वर्क, कि किसी भी जॉब को करने का सबसे बेस्ट वे क्या हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, राइट। वर्कमैन वांट फ्रॉम एम्प्लॉयर्स बियॉन्ड एनीथिंग इज हायर वेजेस, हमें भी पता है कि वर्कमैन क्या चाहता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस मिलते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिलती रहे। बट एम्प्लॉयर्स क्या चाहते हैं कि लेबर का रेट तो लो हो और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर हमारी लो हो, ठीक है, लेबर का रेट लो होगा, मतलब वो क्या चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो बट लेबर का रेट क्या है, वो लो हो। अभी देखो दोनों का बहुत का ऑपोजिट हो गया ना दोनों का। तो इस थ्योरी के थ्रू उनका ही एक कॉमन मोटिव बनाने के लिए और किसी भी टास्क को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए जो तरीके हैं, जो एफिशिएंट वे है, उसको एनालाइज किया जाता है, ठीक है। टेलर बिलीव दैट वर्कर्स आर मोटिवेटेड ओनली बाय मनी। टेलर ने क्या बिलीव किया कि जो वर्कर्स हैं वो सिर्फ मनी से मोटिवेटेड हो सकते हैं, दे डू नॉट एंजॉय द वर्क, वो वर्क को एंजॉय नहीं करते, उनको ऐसे होता है दैट वी डू द टास्क एंड हमें रेम्यूनरेशन मिलेगा, हमें सैलरीज मिलेंगी, राइट। अ क्लोज सुपरविजन इज रिक्वायर्ड ऑन वर्कर्स, मतलब सेल्फ सुपरविजन, जो सुपरवाइजर है वो खुद वहाँ जाके उनको सुपरवाइज करे। वर्कर शुड बी डिवाइडेड इन सब पार्ट्स, मतलब उनकी डिवीजन होनी चाहिए, ठीक है। उनको पेमेंट मिलनी चाहिए पीस वेज रेट के सिस्टम पे। ये इसका क्रक पॉइंट है कि इस थ्योरी में जो पेमेंट की बात की गई वो सिर्फ पीस रेट पे ही दी जानी चाहिए। देयर विल बी अ विन विन सिचुएशन। विन विन सिचुएशन क्या होती है, विन विन सिचुएशन होती है कि जो आपके एम्प्लॉयर का गोल है वो भी अचीव हो जाए और आपके जो एम्प्लॉय का गोल है वो भी अचीव हो जाए, राइट। नेक्स्ट इज इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, देखो जैसे हमने ब्यूरोक्रेटिक के प्रिंसिपल देखे, अब साइंटिफिक के भी कुछ प्रिंसिपल है। फर्स्ट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसका मतलब क्या है कि किसी भी काम को करने का, किसी भी प्लान को बनाने का, हर छोटे से छोटे काम को किससे करना चाहिए, हमें साइंटिफिक
प्लान से। इसका सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है कि आपने अगर कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी प्लान बनाना है, कोई भी आपने छोटा से छोटे प्रोडक्शन का भी काम करना है, वो किससे होगा? साइंटिफिक प्लान से, राइट। नेक्स्ट इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब क्या है? इट विल नॉट बी बेनिफिटेड आइदर फॉर द वर्कर्स ऑफ द मैनेजर्स। मतलब अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स एंड वर्कर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट होंगे, ना तो वो मैनेजर के लिए अच्छा है क्योंकि आपके वर्कर्स काम छोड़ के जा सकते हैं, ना ही वो वर्कर्स के लिए अच्छा है क्योंकि आपके जो मैनेजर्स हैं वो आपको काम से निकाल भी सकते हैं, राइट। दोनों तरह की सिचुएशंस होती हैं। बोथ मैनेजर्स एंड वर्कर्स शुड रियलाइज इंपॉर्टेंस ऑफ ईच अदर। दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए। दैट वर्कर्स वर्क करते हैं एंड मैनेजर्स को उनका गोल चाहिए। इट कैन बी पॉसिबल बाय, देखो ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? शेयरिंग अ पार्ट ऑफ सरप्लस विद वर्कर्स। जो मैनेजर्स हैं उनको अपने सरप्लस का पार्ट वर्कर्स के साथ शेयर करना चाहिए, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, उनको मोटिवेट करें, डिवीजन ऑफ वर्क करें, राइट। ये सारा कुछ करने से उनमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड आता है एंड उस पॉजिटिव एटीट्यूड से उनमें कभी भी कन्फ्लिक्ट नहीं होते। नेक्स्ट इज मेंटल रेवोल्यूशन। देखो मेंटल रेवोल्यूशन में क्या है? इट इन्वॉल्व्स अ चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर। इसमें भी दोनों में गुड रिलेशन बनाने के लिए, एक कॉमन गोल रखने के लिए जो चीज़ें की जाती हैं, जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मेंटल रेवोल्यूशन। मतलब जो मैनेजमेंट का एटीट्यूड है वर्कर्स के लिए और जो वर्कर्स का एटीट्यूड है मैनेजमेंट के लिए, उन दोनों को क्या किया जाता है? चेंज किया जाता है और वो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से मोल्ड किया जाता है। मतलब उनको बताया जाता है दैट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्कर्स एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। वर्कर्स शुड पुट इन देयर बेस्ट एफर्ट सो दैट कंपनी मेक्स प्रॉफिट। वर्कर्स को क्या करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाएं कि उनकी कंपनी को प्रॉफिट हो, और मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? मैनेजर्स को क्या करना चाहिए? अपने प्रॉफिट का पार्ट वर्कर्स को शेयर करें, राइट। दस मेंटल रेवोल्यूशन रिक्वायर्स अ कंप्लीट चेंज इन आउटलुक। देयर शुड बी अ स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस। मतलब दोनों में क्या होनी चाहिए? एक टुगेदरनेस की स्पिरिट होनी चाहिए, एक टीम वर्क वाली स्पिरिट होनी चाहिए। नेक्स्ट इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये पार्ट भी, ये प्रिंसिपल भी वही बात बता रहा है कि जो आपका काम है वो सिर्फ इंडिविजुअल गोल पे नहीं होना चाहिए, बल्कि आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑपरेशन से होना चाहिए। मतलब वर्कर और मैनेजमेंट दोनों साथ मिलके काम करें। देखो ये जो प्रिंसिपल है, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है। द इंटेंशन इज टू रिप्लेस इंटरनल कॉम्पिटिशन ऑफ कोऑपरेशन। मतलब इंटरनल कॉम्पिटिशन, सेल्फ गोल्स को छोड़ के जब ये दोनों कोऑपरेट करके ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को देखते हैं, तब उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। वर्कर शुड बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड शुड बी अलाउड टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द मैनेजमेंट। मतलब वर्कर्स को कोऑपरेशन में कैसे लाया जा सकता है कि मैनेजमेंट उनको डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनाए, उनसे बातें शेयर करे और उनको भी अपनी मैनेजमेंट का ही पार्ट समझे, राइट। और वर्कर्स की क्या ड्यूटी बनती है उनके लिए? वर्कर शुड बी इंटरकल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस शुड बी टेकन आफ्टर ड्यू कंसल्टेशन विद वर्कर्स। ठीक है। बोथ ऑफ देम शुड विजुअलाइज देमसेल्फ एज टू पिलर्स whose soundness alone can ensure achievement of the common goals of the organization। मतलब ये ऐसे कह रहे हैं कि मैनेजमेंट एंड वर्कर्स दोनों को अपनी इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए। वर्कर्स को मैनेजमेंट के जो गोल है दैट इज़ हाई प्रॉफिट्स, उसके लिए काम करना चाहिए, और मैनेजमेंट को वर्कर्स का जो गोल है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस मिले, रेम्यूनरेशन मिले, उस पर काम करना चाहिए कि उनको अपने प्रॉफिट का पार्ट उन्हें देना चाहिए, राइट। And the last one is development of each and every person to his or greatest efficiency and prosperity। मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में सबकी डेवलपमेंट होनी चाहिए साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू। Efficiency of any organization also depends upon the skills, capabilities of its employees to the great extent। मतलब आप उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, उनके डेवलपमेंट करो। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग तो है बट उनकी एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो इस प्रिंसिपल में क्या कहा गया है कि ट्रेनिंग के साथ साथ उनकी डेवलपमेंट भी होनी चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट मेथड्स को लर्न करें और डेवलप करें, राइट। एंड अवर लास्ट थ्योरी इज एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। ये किसने दी थी? फयोल ने। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव में देखो मेन फोकस किस पे था? डिपार्टमेंटलाइजेशन। हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन कवर कर लिया है गाइज, एक बार चेक कर लेना पीछे वाली क्लासेस के डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है, कितने तरह का होता है एंड किस किस फीचर्स के बेसिस पे हम करते हैं, वो सारा हमने पीछे कवर कर लिया। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है। ये जो थ्योरी है ये मेन फोकस करती थी डिपार्टमेंटलाइजेशन पे। देखो डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है?
लाइक हमारे पास काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं एक ही नेचर की, जब उन एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर देते हैं और उस एक नेचर को एक नेम दे देते हैं डिपार्टमेंट। फॉर एग्जांपल आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी सेल्स की एक्टिविटीज़ थी आपने उन सबको अलग किया और एक डिपार्टमेंट बना दिया, उसका नेम दे दिया सेल्स डिपार्टमेंट। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है। More emphasis should be laid on organization management and the human behavior factors in the management। मतलब इसमें क्या कहा गया है कि जब डिपार्टमेंटलाइजेशन हो गई तो डिपार्टमेंट मैनेजर उसमें इंडिविजुअल्स हैं, मतलब आपके डिपार्टमेंट में बिहेवियर फैक्टर्स को इंक्रीज करने के लिए आप जो काम करते हो, जो एक्टिविटीज़ करते हो, वो किस में आते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। देखो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड से याद रखो कि इसमें मेन फोकस है कि आपके जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है आप उसको क्या करोगे? डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दोगे, उसको छोटे छोटे ग्रुप्स में मतलब डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दोगे और हर एक ग्रुप के हेड को हम क्या बोल लेंगे? डिपार्टमेंट मैनेजर। अनलाइक द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ टेलर जो अभी हमने पढ़ी, ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर की, जिसपे मेन फोकस किस पे था कि अब छोटी से छोटी एक्टिविटी भी साइंटिफिक अप्रोच से करो, गुड बेटर वे से करो। वेयर मोर एम्फेसिस वर इम्प्रूविंग द वर्कर्स एफिशिएंसी एंड मिनिमाइजिंग द टास्क टाइम, मतलब वर्कर्स को डेवलप करो, ट्रेन करो और उनका टाइम मिनिमाइज करो। हमने साइंटिफिक में यही देखा ना कि मैनेजमेंट और वर्कर्स में रिलेशन बनाओ, कोऑर्डिनेशन करो, उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करवाओ। बट इस थ्योरी में क्या फोकस किया गया है? हाउ द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्रक्चर्ड, कि आपका स्ट्रक्चर कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का। हाउ वेल द इंडिविजुअल्स देयर इन आर ऑर्गेनाइज्ड, कैसे आपने इंडिविजुअल्स को उनको ऑर्गेनाइज किया हुआ है एंड किस तरह के आप उनको टास्क प्रोवाइड कर रहे हो। सो समझ आया एडमिनिस्ट्रेटिव और साइंटिफिक में डिफरेंस? साइंटिफिक तो कहती है कि वर्कर्स एंड मैनेजमेंट रिलेशन बनाओ, उनको ट्रेन करके इतना डेवलप करो कि आपका टाइम कम लगे एंड एफिशिएंसी ज़्यादा हो, राइट। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव क्या कहती है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि आपका जो काम है वो बड़े फ्लो से, बड़ी हायरार्की से चल रहा है। ठीक है। इस थ्योरी के प्रिंसिपल्स क्या हैं? देखो हमने हेनरी फयोल के 14 प्रिंसिपल्स किए थे ना मैनेजमेंट के लास्ट क्लास में, वो ही सारे प्रिंसिपल्स इस थ्योरी के प्रिंसिपल्स हैं। कौन सी थ्योरी? एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। उनको चेक कर लेना एक बार, ठीक है। आज का हमारा यहीं खत्म होता है। आज हमने क्लासिकल की 3 टाइप्स देखे जो थी बिहेवियरल थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एंड साइंटिफिक थ्योरी। कल हम नियो क्लासिक कंप्लीट करेंगे एंड देन नेक्स्ट क्लास में जो हमारी लास्ट रह गई मॉडर्न, हम उसको कंप्लीट कर देंगे, राइट। जितने भी डाउट्स हैं गाइज आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर अगर आपको अच्छी लगी हो, ठीक है। स्टे ट्यून्ड।